हेलो दोस्तों, आइए आज हम जैव जैव प्रक्रम चैप्टर का सेकेंड टॉपिक वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? अगर हम वाष्पोत्सर्जन का संधि विच्छेद करेंगे तो वाष्प धन उत्सर्जन होगा। तो वाष्प का मतलब क्या है? जल। उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना। तो जल का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वह चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हों। मनुष्य के शरीर में पसीने के द्वारा और यूरिन मूत्र के द्वारा शरीर से जल को निष्कासित किया जाता है। ठीक उसी तरीके से पौधों के शरीर से भी जल को उत्सर्जित किया जाता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग डालिए वाष्पोत्सर्जन। तो लिखिए पौधों के वायुवीय भागों के द्वारा जल की हानि वाष्प के रूप में होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक, पौधों के वायुवीय भागों के द्वारा जल की हानि वाष्प के रूप में होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक, तो उसके आगे आप ये भी लिख सकते हो, किसी भी जीवित कोशिका का 75 से 80% भाग जल ही होता है, जो पौधों के शरीर में होने वाली समस्त जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो आप देखो किसी भी जीवित कोशिका का 75 से 80% भाग जल ही होता है। साइटोसोल कोशिका द्रव्य, तो उसमें जो भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी किस में होती हैं? कोशिका में ही होती हैं। तो जल हमारे शरीर के लिए इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि समस्त जैविक प्रक्रियाएं कोशिका में ही होता है, साइटोसोल में ही होता है, और कोशिका का 75 से 80% भाग जल होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, किसी भी जीवित कोशिका का 75 से 80% भाग जल होता है। जो पौधों में होने वाली समस्त जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को एक आवश्यक बुराई माना गया है। क्योंकि पौधों के द्वारा अवशोषित 100% जल में से पौधे केवल 1% जल का ही उपयोग करते हैं।
बाकी 99% जल। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पुनः वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो पौधों के वायवीय भागों के द्वारा जल की हानि वाष्प के रूप में होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जिस तरीके से हमारे शरीर में छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर से पसीने निकलते हैं, उसी तरीके से पौधों के शरीर में भी पौधों के शरीर में की यानी कि पौधों की पत्तियों में स्ट्रोम पाए जाते हैं, स्टोमा, रंध्र छिद्र, उसके द्वारा पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। उपचर्मों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। वातरंध्र के द्वारा पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई माना गया है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पौधों के द्वारा अवशोषित 100% जल में से केवल 1% जल का ही उपयोग किया जाता है। बाकी 99% जल को पुनः वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया के द्वारा पौधे जो पृथ्वी से, मृदा से खनिज तत्व और जल को अवशोषित करते हैं, जल के माध्यम से वह खनिज लवण पौधों के शरीर में यानी कि समस्त शरीर में पहुंच जाते हैं, इसलिए इसे एक आवश्यक बुराई माना गया है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कितने प्रकार से होती है। वाष्पोत्सर्जन लिखिए आप, वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार से होता है। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार से होता है। ट्रांसपरेशन 3 प्रकार से होता है। पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा है आपका उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन। तीसरा है आपका वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो आप हेडिंग डालिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। जिस तरीके से मनुष्यों के शरीर में रोम छिद्र पाए जाते हैं, उसी तरीके से पौधों के पत्तियों में भी छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहा जाता है। उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसे हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो आप हेडिंग डालिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें लिखिए आप वाष्पोत्सर्जन की यह क्रिया, आप इसमें लिखिए वाष्पोत्सर्जन की यह क्रिया पौधों के पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। पौधों के पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक जल की हानि होती है। इस क्रिया के द्वारा अत्यधिक जल की हानि होती है।
लगभग 80 से 90% जल की हानि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। ठीक, तो आपने लिखा कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 80 से 90% जल की हानि होती है। तो सबसे अधिक, सर्वाधिक अगर वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। लगभग 80 से 90% जल की हानि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तो एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं, आप मिला लीजिए। वाष्पोत्सर्जन की यह क्रिया पौधों की पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। इस क्रिया के द्वारा सर्वाधिक लगभग 80 से 90% जल की हानि होती है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। अब दूसरी हेडिंग आप डालिए, उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन। उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा आपका है उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन। तो इसके अंतर्गत आप लिखिए, वाष्पोत्सर्जन की यह प्रक्रिया पौधों पर उपस्थित उपचर्मों, कोष्टक में लिख लीजिए आप, छाल के द्वारा होता है। छाल, कोष्टक में आप लिखिएगा छाल। वाष्पोत्सर्जन की यह क्रिया पौधों पर उपस्थित उपचर्मों के द्वारा होता है। इस क्रिया के द्वारा लगभग 8 से 10% जल की हानि होती है। ठीक, तो एक बार फिर से मिला लीजिए इसको। वाष्पोत्सर्जन की यह क्रिया पौधों पर उपस्थित उपचर्मों, कोष्टक में छाल, के द्वारा होता है। इस क्रिया के द्वारा लगभग 8 से 10% जल की हानि होती है। ठीक है, तो आप इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 8 से 10% जल की हानि होती है। ठीक, तो आप तीसरी हेडिंग डालिए, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, तो लिखिए इसके अंतर्गत, इस पौधों में होने वाला यह वाष्पोत्सर्जन पौधों की पुरानी अवस्था में होता है, जब पौधों में जगह जगह गुंबदनुमा संरचनाएं बन जाती हैं। इन गुंबदनुमा संरचनाओं में वातरंध्रीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस क्रिया के द्वारा 0.1 से 1% जल की हानि होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप इसको मिला लीजिए। वाष्पोत्सर्जन की यह प्रक्रिया पौधों की पुरानी अवस्थाओं में होता है, जब पौधों में जगह जगह गुंबदनुमा संरचनाएं बन जाती हैं। इन गुंबदनुमा संरचनाओं में वातरंध्रीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस क्रिया के द्वारा 0.1 से 1% जल की हानि होती है। तो आप देखिए, सर्वाधिक रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है। लगभग 80 से 90% जल की हानि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो रहा है। सेकंड में आप देखिए, उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा लगभग 8 से 10% जल की हानि हो रही है। तीसरा, आप वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 0.1 से 1% जल की हानि हो रही है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन की दर को
प्रभावित करने वाले कारक। तो आप हेडिंग डालिए, वाष्पोत्सर्जन की दर को वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप इसके अंतर्गत लिखिए पहले, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए। तो सुनिए, जैसा कि आप जानते हो कि आप दूध लेते हो तो किस में लेते हो? माप से लेते हो कि 1 लीटर लेना है, 1 पाव लेना है कि आधा लीटर लेना है। तो आप क्या करते हो? उसको माप के लेते हो। उसी तरीके से वाष्पोत्सर्जन की दर पौधों के शरीर में कितना हो रहा है उसको भी मापा जाता है, एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसका नाम है पोटोमीटर। पोटोमीटर। ठीक, तो उसी के बारे में कि वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए पोटोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। तो आप लिख लीजिए, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए पोटोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक, उसके आगे लिखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दर को कुछ बाह्य कारक व कुछ आंतरिक कारक प्रभावित करते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर को मापने के लिए पोटोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कुछ बाह्य कारक व कुछ आंतरिक कारक होते हैं। तो बाह्य कारक आप ऐसे लिख लीजिए, बाह्य कारक सूर्य का प्रकाश, हवा की गति, तापमान, वायु की आर्द्रता, उपलब्ध जल, तो आप लिख लीजिए, बाह्य कारक सूर्य का प्रकाश, हवा की गति, तापमान, वायु की आर्द्रता, उपलब्ध जल। ठीक, तो आप इसके नीचे लाइन से लिखिए, वायु की आर्द्रता कारक को छोड़कर इन सभी की मात्रा को बढ़ाने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, जबकि वायु की आर्द्रता कम करने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो आप देखो, सूर्य का प्रकाश, हवा की गति, तापमान, उपलब्ध जल की मात्रा अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर बढ़ जाती है। जस्ट इसके विपरीत अगर हम वायु की आर्द्रता को कम कर दें तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर बढ़ जाती है। तो आप ये समझो, वायु की आर्द्रता का मतलब होता है नमी। आप देखो, अभी गर्मी पड़ रही है, अगर हमारे आसपास का टेम्परेचर हाई रहता है, तापमान, तो क्या होता है? हमारे शरीर से पसीने निकलते हैं। ठीक, टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे शरीर में वाष्पोत्सर्जन, यानी कि देखा जाए तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, हमारे शरीर से पसीने निकल रहे हैं।
लेकिन आप कहीं ठंडे वातावरण पर चले जाओ जहाँ का तापमान आपके शरीर के तापमान से एकदम बराबर रहे, तो क्या होगा, आपको पसीने नहीं होंगे। ठीक, लेकिन अब देखो सूर्य का प्रकाश अगर बढ़ेगा तो तापमान तो जरूर बढ़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ रहा है, इस तरीके से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर बढ़ रही। अगर हम सूर्य के प्रकाश को बढ़ा देंगे तो तापमान बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारे शरीर से अत्यधिक जल की हानि होगी। ठीक, तो दूसरा, हवा की गति अगर तेज है तो जैसे ही वायु नम हुई तो हवा की गति के कारण वह दूसरे स्थान पर चली जाती है, और जब तापमान बढ़ा हुआ है तो हवा क्या है, गर्म हो जा रही है। तो पुनः जब वो वाष्प के रूप में पौधों के शरीर से वाष्प निकलेगा तो उस हवा को ठंडा करेगा, नम करेगा। जब तक वो नम होगा तब तक फिर हवा के माध्यम से वो चला गया। तो इस तरीके से होता है। लेकिन वायु की आर्द्रता को कम करने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर बढ़ जा रही है। वायु की आर्द्रता को कम किया जाए, ये अर्थात नमी को कम कर दो, तो क्या होगा, वायु का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब लिखिए आप आंतरिक कारक। तो अब आप हेडिंग डालिए आंतरिक कारक। आंतरिक कारक, तो जिस तरीके से उसमें वाय कारक में लिखे थे उसी तरीके से इसमें भी लिख लीजिए। पत्ती का आकार, रंध्रों की संख्या, उपचर्म की मोटाई, और पोटेशियम आयन की सांद्रता। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए। तो आप लिखिए यदि पौधों पर पाई जाने वाली, ऐसे नीचे आप लिख लीजिए, यदि पौधों पर पाई जाने वाली पत्ती का आकार बड़ा होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, क्योंकि उस पर पाए जाने वाले रंध्रों की संख्या अधिक होगी। तो देखिए आप, ये एक छोटा सा पत्ती है जिस पर आप देखो कितने बहुत कम रंध्र पाए जा रहे हैं, ये रंध्र हैं, लेकिन ये एक लंबी और चौड़ी बड़ी पत्ती है, तो इस पर देखो अत्यधिक रंध्र पाए जा रहे हैं। तो अगर रंध्रों की संख्या अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, इसलिए इसकी अपेक्षा इस वाले पत्ते से अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन की दर, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। ठीक, तो और उसके नीचे लिख लीजिए, साथ ही यदि उपचर्म पतला होगा व पोटेशियम आयन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा तो रंध्रों की खुलने व बंद होने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। ठीक, अगर उपचर्म पतला होगा और पोटेशियम आयन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा तो रंध्रों की खुलने व बंद होने की प्रक्रिया जो होगी वो एकदम सुचारू रूप से चलेगी, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। ठीक, तो अगर आप देखो तो स्टोमेटा का जो चित्र होता है रंध्र का,
वो इस तरीके से होता है। ठीक, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर पाए जाते हैं हरित लवक और रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिए बिंदु श्रावण, हेडिंग आप बनाइए बिंदु श्रावण, बिंदु श्रावण। तो अब आप हेडिंग डालिए बिंदु श्रावण। तो इसमें लिखिए पौधों के वायुवीय भागों के द्वारा जल की हानि बूंद के रूप में होना बिंदु श्रावण कहलाता है। यह क्रिया कम ताप व उच्च दाब पर होती है। ठीक, तो एक बार फिर से लिख लीजिए, पौधों के वायुवीय भागों के द्वारा जल की हानि बूंद के रूप में होना बिंदु श्रावण कहलाता है। यह क्रिया कम ताप व उच्च दाब पर होता है। ठीक, तो अब दूसरी हेडिंग है श्रावण। तो आप लिखिए श्रावण। श्रावण। ठीक, तो इसमें लिखिए जब किसी, तो इसके अंतर्गत लिखिए श्रावण के अंतर्गत। तो अब देखो श्रावण, श्रावण का मतलब क्या होता है? बहना। आप देखो, आप कभी कभी कोई ऐसा पौधा देखे हो जिसके ऊपर कट मार दो, हल्का सा कट कर दो, तो वहां से देखो कोई लिक्विड स्रावित होने लगता है, एक तरल पदार्थ निकलने लगता है। ठीक, तो क्या होता है? रेजिन होता है, गोंद होता है, या फिर ताड़ी होती है। अगर ताड़ के वृक्ष से आप निकाल रहे हो तो वो ताड़ी कहलाता है, जो ऊपर उसके फलों के पास से होता है। और दूसरा गोंद होता है। ठीक, तो ये आर्थिक महत्व के होते हैं। ठीक, तो ये कृत्रिम कट करने पर, कृत्रिम घाव करने पर, जैसे मनुष्य के द्वारा काट दिए जाने पर निकलने लगता है। ठीक, तो इस पर लिखिए किसी विशेष पौधे पर जब विशेष प्रकार से घाव या कट कर दिया जाता है तो उस स्थान से आर्थिक महत्व के पदार्थ स्रावित होने लगते हैं, जैसे गोंद, रेजिन, ताड़ी आदि आदि। चूंकि इसमें कुछ मात्रा जल की होती है, इसलिए इसे जलहानि समझा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ मात्रा जल की भी होती है, तो इसलिए इसे जलहानि समझा जाता है। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो आप हेडिंग लिखिए मूर्झान व मूर्झान बिंदु। मूर्झान व मूर्झान बिंदु। जब पौधों के वायुवीय भागों के द्वारा अत्यधिक जल की हानि होती है तो पौधों पर मूर्झान की दशा उत्पन्न होती है। यह दशा जिस स्थान पर उत्पन्न होती है उसे हम मूर्झान बिंदु कहते हैं। ठीक, तो जब आप देखो, जब हमारे शरीर से ही अत्यधिक जल की हानि होती है, जब हमें पेचिश पड़ने लगती है तो हमारे शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल निकल जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? हमारा चेहरा जो होता है एकदम उतर जाता है, दूर से ही लगने लगता है कि ये बीमार है साला। ठीक, तो उसी तरीके से जब पौधों के शरीर से अत्यधिक जल की हानि होने लगती है तो पौधे देखो मुरझा जाते हैं, सूखने लगते हैं। ठीक, तो वह दशा जिस बिंदु पर होती है तो उसे हम मूर्झान बिंदु कहते हैं, तथा जब वो पौधे मुरझाने लगते हैं तो उसे हम मूर्झान कहते हैं। ठीक, तो लिखिए मूर्झान बिंदु दो प्रकार का होता है। ठीक, तो लिखिए मूर्झान बिंदु दो प्रकार का होता है। पहला अस्थाई मूर्झान बिंदु,
दूसरा अस्थायी मुरझान बिंदु। ठीक, मुरझान बिंदु दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला है अस्थायी मुरझान बिंदु, अस्थायी मुरझान बिंदु। दूसरा है अस्थायी मुरझान बिंदु। बिंदु ठीक, तो आप हेडिंग डालिए अस्थायी मुरझान बिंदु। मुरझान बिंदु लिखिए, इस प्रकार के मुरझान में जब किसी मुरझाए हुए पौधे पर सिंचाई या जल दिया जाता है तो पौधे पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं, अर्थात पौधे पुनः हरे भरे हो जाते हैं। तो इसको एक बार फिर से लिख लीजिए, इस प्रकार के मुरझान में जब किसी मुरझाए हुए पौधे पर सिंचाई या जल दिया जाता है तो पौधे पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं, अर्थात पौधे पुनः हरे भरे हो जाते हैं। तो आप देखो, जब किसी पौधे को आप कहीं दूसरे स्थान से लेके आओ और अपने घर पे प्रत्यारोपित करो तो देखो वो कुछ समय तक मुरझा जाते हैं, सूखने लगते हैं। तो आप क्या करते हो, उन्हें पानी देते हो, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद देखो वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं, खिलने लगते हैं। ठीक, तो उस प्रकार के मुरझान को हम क्या कहेंगे, अस्थायी मुरझान बिंदु। ठीक, लेकिन जब आप उसे पानी दो, लगातार पानी दो और वह अपनी स्थिति में पुनः वापस ना आ जाए, अर्थात वह मर जाए, नष्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अस्थायी मुरझान बिंदु। अस्थायी मुरझान बिंदु का मतलब है वो अस्थायी रूप से मुरझाया हुआ है। उसे जब आप सिंचाई अर्थात पानी दोगे तो पुनः स्थिति में वापस आ जाएगा, लेकिन अस्थायी में वह पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं आएगा। तो अब आप हेडिंग लिखिए अस्थायी मुरझान बिंदु। दूसरी हेडिंग बनाइए आप, अस्थायी मुरझान बिंदु। अस्थायी मुरझान बिंदु। अस्थायी मुरझान बिंदु में जब पौधों के वायुवीय भागों से वायुमंडलीय दाब के कारण अत्यधिक जल की हानि होती है तो पौधे सूख जाते हैं, अर्थात उन्हें पुनः सिंचाई या जल देने पर वह अपनी स्थिति में वापस नहीं आते हैं, अर्थात वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो आप कभी कभी देखोगे कि आप दूसरे स्थान से जब पौधे को अपने घर पे लाते हो और लगाते हो तो वह कुछ समय तक मुरझा जाते हैं, और जब आप उन्हें जल देते हो, पानी देते हो, सिंचाई करते हो तो वह पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो वह जो मुरझान है, वह मुरझान की दशा है, वो अस्थायी रूप से थी, लेकिन जब वो सूख जाए और वह अपनी स्थिति में पुनः वापस ना आए तो वह अस्थायी मुरझान बिंदु होता है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे रंध्रों की खुलने व बंद होने की क्रियाविधि।